फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं और हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था इससे पहले आपके कुछ दिन पहले, वो है रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो उसके रिलेटेड जो है आज हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, मैच फर्स्ट लिस्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट वन में आपके पास कुछ नाम दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में वो अलग अलग प्रकार की जो उसके रिलेटेड टर्म्स हैं वो दिए हुए। तो देखियो इसमें जो कार्बन है वो किससे रिलेटेड है, यूरेनियम डेटिंग किससे रिलेटेड है, कार्बन जो 16 है वो किससे रिलेटेड है, एंड न्यूक्लियर फिजन किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का यूज़ किस में किया जाता है आपका, कार्बन डेटिंग में। बेसिकली जो एनिमल्स और प्लांट्स के या फॉसिल्स फ्यूल्स उनकी एज का पता लगाने के लिए। तो ये एक का तो थर्ड हो गया। अब दूसरा आ गया यूरेनियम डेटिंग। तो जो हमारे पुरातत्व चीज़ें होती हैं, ये रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनके बारे में पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग होती है। अब जो कार्बन जो 60 होता है, C60, उसका यूज़ कहाँ होता है, उसका मेडिकल फील्ड में, रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है। और फाइनली जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिस्ट आप मैच कर सकते हैं। ओके, ये कुछ इस प्रकार से होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पुट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित है, तो बिल्कुल सत्य है ये। द रीज़न फॉर रिलीज ऑफ ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द एटम बॉम्ब इज़ मास डिफेक्ट। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो मास डिफेक्ट है दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द दिस फिजन रिएक्शन। ओके, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद सी देखिए, रेडियो एक्टिव डिके इज़ अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डिके का जो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था के का, है ना, वो क्या था, 2.303 अपॉन टी लॉग एन A0 अपॉन ए, है ना। तो उसमें आपने देखा था ये जो रिएक्शन है ये सेम कैसा है, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन निकालेंगे फ्यूचर में, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन जब निकालेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा तो दोस्तों कि ये रिएक्शन सेम का सेम वैसे ही है। तो इसलिए ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। तो ये बात गलत है। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। जो 1898 है उसमें मैडम की क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है उन्होंने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट रेडियम जो है उसका आविष्कार किया था, न कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट। अगेन लिस्ट है, इसको मैच करना है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है वो कह रहा है द आइसोटोप यूज्ड फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। तो यहाँ पर 4 हैं हमारे पास। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में कौन सा जो है आइसोटोप यूज़ किया जाता है आपके पास। उसके बाद सेकंड जो है आपके पास, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, या जब सब आपको पता ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उसमें आपके जो न्यूक्लियर आपके जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बहुत सारे निकल रहे हैं, स्पीड में निकल रहे हैं। उनको उनकी गति को कम करने के लिए कुछ चीज़ें उसमें यूज़ किया जाती है, तो वो क्या होता है, हैवी वाटर। तो इसलिए ये सी हो गया। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये अभी हमने बात की कि ये न्यूक्लियर फ्यूज़न पे रिएक्शन होता है, और यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये क्यूरी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको पूरा मैच कर सकते हैं। बाकी जो पुरातत्व खोज करने के लिए जो आपका आइसोटोप यूज होते हैं आर्कियोलॉजिकल वालों के द्वारा, तो वो आपके कार्बन 14 है। ओके, इस तरीके से हम इसको सही मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एप्रिसिएबल रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम मिनरल पिच ब्लेंड इज ड्यू टू। तो जो यूरेनियम का एक मिनरल है पिच ब्लेंड जो है U3O8। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके कारण है। पहला यूरेनियम के कारण, दूसरा रेडियम के कारण, तीसरा थोरियम के कारण, और चौथा प्लूटोनियम के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका रेडियम।
यानी कि जो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है यूरेनियम मिनरल के अंदर, वो रेडियम नामक तत्व के अंदर होता, जो यूरेनियम कंटेन करता है वो एक छोटी सी अमाउंट ऑफ एक क्वांटिटी है जो इसके अंदर रेडियम की पाई जाती, जो रेडियम है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये चमकदार भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट है आपके पास, Mn है मैग्नीज यानी कि MO है, फिर है Pm, फिर है PO। तो यहाँ पर इसमें से आपका रेडियो एक्टिव कौन सा तत्व है? तो हम सब जानते हैं कि जो आपका पोलोनियम है, जो कि कौन से ग्रुप में आता है, पोलोनियम आता है आपके किसमें, 16th ग्रुप में, है ना। ऑक्सीजन क्या याद किया था हमने, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, तो 16th ग्रुप के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 16th ग्रुप है उसमें जो सबसे नीचे का एलिमेंट है पोलोनियम, वो आपका रेडियो एक्टिव है, बाकी ये सारे रेडियो एक्टिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है यहाँ पर, पहला है आपके पास कैडेला, दूसरा फर्मी, तीसरा क्यूरी और चौथा एंगस्ट्रॉम। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हमने पहले डिस्कस की है, क्या है, क्यूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, अगेन लिस्ट मैच करना है आपको। यहाँ पर देखिए P32 है, फिर आपके पास है Fe59, फिर है कोबाल्ट 60 एंड फिर है C14। तो ये क्या क्या यूज़ इनका होता है, देखिए दोस्तों आपको कुछ तो इसके बारे में पता ही होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारे ब्लड में आपके रेड ब्लड सेल्स की जो कमी होती है, तो उससे आप उसका मतलब होता है कि आयरन की कमी है ना, तो उसका ट्रीटमेंट आयरन के माध्यम से किया जाता है। तो जो ये Fe वाला होगा ये कौन सा हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है, तो ये हो गया। अब बचा ये P32 और 14 C14 के अंदर। तो C14 कार्बन ऑब्वियसली जो एज ऑफ वुडन होती है, यानी कि जो पुरानी लकड़ियाँ हैं उसका एज का ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से, और P32 है ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। इस तरीके से आप सही मैच इसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आपके पास अलग अलग आइसोटोप होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो आपको बताना है कि इसमें से रेडियो एक्टिव कौन सा है, या ये सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा है, वो है आपका 1H3 वाला, जिसमें कि 3 आपके एटॉमिक मास होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम, ठीक है। तो जो ट्राइटियम है 1H3, ये आपका हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनमें एक रेडियो एक्टिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, वो T14 कार्बन, जिसके लिए T हाफ दे रखा है 5760 साल, इज प्रोड्यूस्ड इन अपर एटमोस्फियर बाय द एक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज एंड इज मेंटेन एज एन अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ 14 काउंट पर मिनट per gram of carbon. A sample of wood from an ancient Egyptian tomb give an activity of 7 count per minute per gram of couple in the sample. The age of wood sample is E. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि उसकी हाफ लाइफ दे रखी है कार्बन 14 की, और अपर एटमोसफियर में बता रखा है कि वो 14 काउंट पर मिनट पर ग्राम जो है वो कार्बन का कंसंट्रेशन है। तो हमें बताना है कि वो जो द एज ऑफ वुड सैंपल, जो वुड सैंपल यानी लकड़ी का जो सैंपल है उसकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बताया गया है, क्योंकि अगर मिस्र का एक प्राचीन मकबरा है उससे प्राप्त लकड़ी के नमूने में 7 गिनती प्रति मिनट होती है, तो उसमें कार्बन में उसकी लकड़ी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना बड़ा केवल घुमाने के लिए दे रखा है, असल में इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने बात की है लकड़ी की एज की, और दूसरी तरफ वो दिया है उसने कि जो उसके अंदर जो एक्टिविटी ऑफ काउंट है वो 7 है। तो उस एक्टिविटी ऑफ काउंट से जो उसके एज है उसके ऊपर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5760 ईयर्स है, वो उतनी ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द एज डिटर्मिनेशन। तो अगेन हमने बात की कि एज जो डिटर्मिनेशन है उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। आपके पास यूरेनियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है। तो हम जानते हैं कि एज डिटर्मिनेशन के लिए जो है आपके पास आर्कियोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें बेसिकली किसका, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। अभी अभी हमने बात की थी ना कि जो आपके वैसे पदार्थ होते हैं जैसे पुरानी जो एनिमल्स या सॉरी जो रॉक्स होते हैं या मिनरल्स होती हैं उनके लिए इस प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जबकि जो फॉसिल्स होते हैं या जीवाश्म होते हैं उनके लिए कार्बन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। ओके, इतनी सी बात आपको याद रखने। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ एंशियंट सैंपल ऑफ वुड इज एस्टिमेट यूजिंग द रेडियो आइसोटोप ऑफ। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक लकड़ी का पुराना नमूना जिसके अनुप्रयोग से है वो है कौन सा जो है आपके पास यूज़ किया जाता है लकड़ी का पुराना नमूने के आए। तो यहाँ पर सैंपल ऑफ वुड, सैंपल वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो भविष्य में फॉसिल फ्यूल में चेंज होता है। तो उस प्रकार का जो है हम कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द थायराइड कंप्लेंट्स आर डायग्नोस्ड बाय ए यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ। तो थायराइड जो होता है गले के अंदर जो थायराइड बढ़ जाता है जिसको हम गोइटर भी कहते हैं दोस्तों, तो उसमें कौन सा होता है इलाज में यूज़ कोबाल्ट 60, आयरन 56, आयोडीन 131 और सोडियम 24। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है हम जानते हैं, हमने ये बार बार देखा भी है, एड्स वगैरह में भी आता है कि आयोडीन वगैरह का यूज़ होना चाहिए। तो इसीलिए राइट आंसर होगा आपका सी, आयोडीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन दैट। फर्स्ट है आपके पास कार्बन 14 फ्रैक्शन इज सेम इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, कार्बन 14 इज हाईली इनसॉल्युबल, सी है रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इज कॉन्स्टेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो कार्बन डेटिंग है बेसिकली उसमें जो मेथड है वो किस फ्रैक्शन के ऊपर बेस होता है कि जो कार्बन रेशियो ऑफ कार्बन 14 है और कार्बन 12 है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो इसी थ्योरी के ऊपर ये पूरा यूज होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन हाँ ठीक है ये इतना ही, बाकी इसमें ये डिटेल है या आप खुद देख लीजिए, इसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट देखिए, 13 एल्यूमिनियम 27 इज अ स्टेबल आइसोटोप। 13 एल्यूमिनियम 27 इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय। तो ये अगर हम इसे डिसइंटीग्रेट करते हैं तो किससे करेंगे, अल्फा एमिशन से करेंगे, बीटा एमिशन से करेंगे, पॉजिट्रॉन्स एमिशन से करेंगे या प्रोटॉन एमिशन से करेंगे। तो किससे करेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बीटा एलिमिनेशन। अगर हम इससे एक बीटा का एलिमिनेशन करते हैं तो ये आपका जो हाँ इससे जो आइसोटोप है इससे जो बीटा एलिमिनेशन है वो होता है, वही पूछ रहा है वो कि संभावित विघटित होता है किस चीज़ से, तो ये होता है बीटा एलिमिनेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगेन हमने वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 1s3 वाला जो मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए ऑन डिसइंटीग्रेशन गिव्स 2 एलिमेंट्स बी एंड सी। If B is helium and C is the element of atomic number 90 and atomic mass 234, the element A is। तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि अगर एक एलिमेंट A है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है B और C में, अब क्या कह रहा है कि जो B और C है उसमें एक बनने वाला तो आपका हीलियम है और दूसरे बनने वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है और एटॉमिक मास 234 है। तो एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है दोस्तों, ये होता है आपका थोरियम। तो इसका मतलब एक तो बन रहा है हीलियम और एक बन रहा है थोरियम। तो ये किसके विघटन से बनता है, ये बात याद रखना है आपको कि ये 92 यूरेनियम 238 ये वाला जो है ये टूट कर ये इन दोनों के अंदर टूट के बन जाता है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट ए है वो कौन सा है, 92 यूरेनियम 238। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 92 यूरेनियम 238, फिर आपका 88 रेडियम 234, 90 थोरियम 234 एंड 91 PA 234। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, क्योंकि इसी के विघटन से
एक हीलियम बनता है और 2He4 और दूसरा 90 थोरियम 234 बनता है। ओके, इस प्रकार का प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स विच अंडरगो 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो है वो बोल रहा है वो, तो ये किस में होता है? बैकरल, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है क्यूरी और चौथा है फराडे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों ये इसका है रदरफोर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो रदरफोर्ड है वो किसके बराबर होता है? 10 की पावर 6 डीके पर सेकेंड, ठीक है ना, 6 डीके पर सेकेंड, मतलब इतना डीके पर सेकेंड, ठीक है। जबकि जो एक क्यूरी है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 3.62 इंटू 10 की पावर 10 बैकोरल के बराबर होती है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड है क्योंकि वो बोला 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो वो किस में होता है? आपका रदरफोर्ड के, उसकी यूनिट रदरफोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास 6C14 इज अपर एटमोस्फेयर इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो भाई जो सबसे ऊपर का एटमोस्फेयर होता है उसमें क्या होता है? बेसिकली हम जानते हैं कि नाइट्रोजन उपस्थित होती है और वहाँ पर जो हमारी जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो लगातार उन नाइट्रोजन से टकराती हैं। उस कॉस्मिक रेज में प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन्स। तो वो न्यूट्रॉन्स लगातार नाइट्रोजन से टकराते हैं और इस तरीके से कार्बन का आइसोटोप बनता है। तो इसमें देखिए किस में आपका न्यूट्रॉन्स टकरा रहे हैं कार्बन से? फर्स्ट में तो हाइड्रोजन है, सेकंड में देखिए नाइट्रोजन एंड 0N1, यानी कि न्यूट्रॉन्स जो है इसे टकरा रहे हैं और उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन में चेंज हो रहे हैं। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही वो कह रहा है कि अपर एटमोस्फियर में कौन सी जो है रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर यही रिएक्शन होती है कि जो कॉस्मिक रेज हैं उनसे निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किससे टकराते हैं? वो नाइट्रोजन से टकराते हैं और कार्बन के आइसोटोप बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट डिजॉल्व्स इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड रेडियम सल्फेट। द कंपाउंड इज। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो रेडियम है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सबसे पहले जो पदार्थ खोजा गया था रेडियो एक्टिव वो कौन सा है? रेडियम है। अब जो ये रेडियम पदार्थ है ये सबसे पहला जो खोजा गया तत्व है रेडियो एक्टिव वो है। लेकिन अगर हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला दें, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें, तो उसके बाद इसकी जो रेडियो एक्टिविटी वाली जो क्वालिटी है वो चली जाती है। इसका मतलब ये आगे फर्दर रेडियो एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि ये उस एसिड में घिलने के बाद ये बन जाता है रेडियम सल्फेट, यानी कि RaS4 रेडियम सल्फेट के अंदर ये चेंज हो जाता है। और ये जो है आपके पास एक सफ़ेद रंग का यौगिक होता है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होता है बेसिकली। ओके, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235 डीके इन द नंबर्स ऑफ स्टेप to an isotope of 82 lead 207, the group of particles emit in this process will be। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो यूरेनियम 235 है वो अब डिके हो रहा है। आपने सोडी और फेजान का नियम पढ़ा हुआ है। सोडी और फेजान का नियम क्या कहता है कि अगर जो उसके मास नंबर के अंदर वो अल्फा पार्टिकल रिमूव करता है तो मास नंबर में 2 की जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आएगी, है ना। और अगर वो बीटा पार्टिकल रिमूव करता है तो उसके एटॉमिक जो नंबर है उसमें 1 की इंक्रीज होगी। यही तो बोलता है आपका। तो यहाँ पर हमें जो 92 यूरेनियम 235 से ये 82 पर आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में एक स्टेप और होगा और तब जाके ये क्रिया पूरी होगी। तो वही हमें बताना है कि पहले इसमें 4 अल्फ़ा निकलेंगे, फिर 7 बीटा निकलेंगे, फिर सेकंड वाले में कह रहा है 6 अल्फ़ा निकलेंगे या 4 बीटा निकलेंगे, थर्ड वाले में कह रहा है 7 अल्फ़ा निकलेंगे या 4 बीटा निकलेंगे, और 10 अल्फ़ा निकलेंगे या 8 बीटा निकलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें 92 यूरेनियम 235, जब इसमें 7 अल्फ़ा निकलते हैं, 7 अल्फ़ा, तो 7 अल्फ़ा निकलने का मतलब क्या है? एक अल्फ़ा पार्टिकल 2 एटॉमिक नंबर को डिक्रीज कर देता है। तो 7 अल्फ़ा निकलेंगे तो 14 जो है डिक्रीज कर देगा। तो जब 92 यूरेनियम में आप 14 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
92 माइनस 14 ये हो जाएगा आपका 78, है ना। तो 78 जो है किसका होता है, ये आपके प्लेटिनम का हो जाएगा। तो 78 उसी प्रकार से इस मास के अंदर भी आपका उसके दोगुने की कमी आएगी, यानी कि 28 की कमी आ जाएगी। तो सेकंड स्टेप में तो इसमें आपका प्लेटिनम बना। अब उसके बाद अगर हम इसमें से 4 बीटा जो है एलिमिनेशन और करते हैं, तो 4 बीटा एलिमिनेशन जब हम करेंगे, एक बीटा एलिमिनेशन करने पर +1 की इंक्रीज होगी। तो 4 बीटा करने के ऊपर 4 जो है आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो 78 वाला जो लेड वाला हमारे पास बना है, प्लेटिनम सॉरी, उसमें 4 एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, 82 लेड आपके 207 में चेंज हो जाएगा। वही वो कह रहा है कि 82 लेड 207 में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में आपके पास 7 अल्फा रिमूव हो रहा है, दूसरे में 4 बीटा एडिशन हो रहा है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये रिएक्शन फॉलो होगी, आगे बताएंगे। ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखिए 92 यूरेनियम 235 7 अल्फा रिमूवल के बाद ये 78 प्लेटिनम 207 में चेंज जाएगा, और उसके बाद 4 बीटा रिमूवल के बाद 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वृद्धि हो जाएगी। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सोडी-फेजान के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंज विद, तो रेडियो आइसोटोप की एक्टिविटी पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो पहला है आपके पास टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा केमिकल इन्वायरमेंट, और चौथा नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स याद रखना, इस पर किसी का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेन अल्फा रेज इज एमिटेड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4, दिस लॉ इज नोन एज। तो फ्रेंड्स ये लॉ अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि एटॉमिक नंबर जो है कितने से 2 से डिक्रीज होता है, मास 4 से यूनिट से डिक्रीज होता है। ये आपका कौन सा सिद्धांत है, आपके सोडी-फेजान का नियम है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम कहते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल लॉस्ट व्हेन 92 यूरेनियम 238 चेंजेस टू 82 लेड 226 सॉरी। तो फ्रेंड्स ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर वो बता रहा है कि 88 जो 92 यूरेनियम 235 है, उसको अगर हम फिर से डिग्रेड करें तो कितने अल्फा, तो यहाँ पर भी हम सोडी-फेजान के नियम के अनुसार ही करेंगे। तो सोडी-फेजान का नियम क्या कहते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 2 की कमी आएगी। तो हमें यहाँ पर टोटल 92 से उसको 82 पर ले जाना है। तो कैसे ले जा सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 8 अल्फ़ा जो है उसमें से रिमूव करके देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर देखिए, तो 8 अल्फ़ा रिमूव हुआ जब, तो 8 अल्फ़ा रिमूव होने के बाद 8 दूनी 16, यानी कि 16 की कमी आनी चाहिए। तो 92 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 92 माइनस 10 82, और 6 चला गया, और तो ये हो गया आपके कितना 76। तो 76 सेकेंड स्टेप में आएगा इसमें कि 76 ऑस्मियम 76 का ही होता है, और 206। अब ये 76 आ गया, लेकिन अब हमें अगेन जो दूसरा स्टेप है उसमें कह रहा है 6 बीटा का एडिशन करवाना है। तो 6 बीटा यानी कि 6 आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगेन 76 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 लेड, और लेड का कितना होता है 206। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। पहले में 8 अल्फा रिमूवल, दूसरे में 6 बीटा एडिशन, और ये किसके अनुसार होगा, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम, सोडी-फेजान रूल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज़ द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का क्या मापदंड है, पहला है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, तीसरा बोथ ऑफ अबव नन ऑफ दी अबव। तो हमने पहले भी बात की है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे, बंधन क्षमता के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द नेचर। पहला है रेडियम, दूसरा है टेक्नीशियम, चौथा है आपके पास पोलोनियम, और डी है आपके पास हीलियम। तो हीलियम, पोलोनियम और ये आपके रेडियम ये सब तो पाए जाते हैं, लेकिन टेक्नोटियम जो सेकंड नंबर वाला था, टेक्टेनियम, ये आपका लैब मेड होता है, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ए डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़। तो कौन सा डिवाइस होता है जो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है, पहला है मास स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा साइक्लोट्रॉन, तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर, और चौथा जीएम काउंटर। तो फ्रेंड्स एक जो डिवाइस यूज़ किया जाता है
रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए वो कहलाता है GM काउंटर, यानी कि ग्रेगनर मूलर काउंटर, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का ये डिवाइस होता है, यहाँ देख लीजिए, इस पर ये इस प्रकार से एम्पलीफायर होता है आपके रेडियो एक्टिव और ऑर्गन एटम्स, ये इसका ये पूरा जो क्रियाविधि है ये हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं GM काउंटर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन बॉम्बार्डिंग 7n14 विद अल्फा पार्टिकल्स द न्यूक्लियाई ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रोटॉन विल बी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन 14 के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की जाए तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, इसकी बमबारी करने के बाद जो है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं, 8 ऑक्सीजन 17, 19F18, 8 ऑक्सीजन 18 और 9 फ्लोरीन 17। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है, यानी कि फर्स्ट है। एक अल्फा पार्टिकल की बमबारी के बाद ये आपका 8 ऑक्सीजन 7 आइसोटोप के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। 7 नाइट्रोजन 14 है, उस पर एक जो अल्फा पार्टिकल है उसकी बॉम्बार्डिंग कराई गई, तो उसके बाद ये आपका आइसोटोप के अंदर चेंज हुआ और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी डिके इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। तो ये भी हमने बात की पहले भी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कुछ इस प्रकार से इसके अंदर हम फाइनल जो एक्सप्रेशन है निकालते हैं, लैम्डा या ये के भी लिख सकते हैं। इसका के जो कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट, वो होता है 2.303 टी लॉग n0 अपॉन n, यानी जहाँ पर n0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और n जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेम किसके फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले के बराबर होता है जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई, हेनरी बेक्यूलेल, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, हेनरी बेक्यूलेल जो है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है सबसे पहले की थी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ हैवी स्टेबल न्यूक्लियस। तो किसी हैवी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, लार्जर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स, द सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स या हाफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन कौन सा, बी, स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो, ठीक है, वो हमें वो न्यूट्रॉन्स स्मॉलर देन, वो स्मॉलर होते हैं न्यूट्रॉन से और वो उसकी स्टेबिलिटी में मदद करता है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये थ्योरी है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, द एज ऑफ द मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय। तो सबसे पुराने जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उससे एज किससे निकाली जाती है, तो पोटेशियम आर्गन मेथड, कार्बन डेटिंग, रेडियम सिलिकॉन मेथड या यूरेनियम लेड मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मैंने पहले ही बता दिया, यूरेनियम जो डेटिंग है उसके माध्यम से सबसे पुराने जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की एज निकाली जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 31 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा होगा। जल्दी मैं आपके बीच में एक और टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।